नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की और बढ़ेंगे मध्य प्रदेश की ओर, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर नजर आ रहे हैं। हाल ही में नागपुर से लौटी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लगातार शिवराज सरकार से खफा नजर आ रही हैं। पिछले दिनों भी उन्होंने शिवराज सरकार की शराब नीति पर खुलकर निशाना साधा था। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने कई ट्वीट भी किए, जिसके बाद से ये बात जगजाहिर हो गई कि भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में शराब की जो बिक्री हो रही है वो बेधड़क हो रही है, जबकि गैर बीजेपी सरकार वाले राज्यों में शराबबंदी के दबाव बनाए जाते हैं। गौरतलब है कि उमा भारती ने शिवराज सरकार की शराब नीति के खिलाफ शुक्रवार को ही सिलसिलेवार कई ट्वीट्स किए। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि मैं मध्य प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के साथ हूं। शराबखोरी के शिकार हो गए बेटों के लिए भी चिंतित हूं। उनकी इज्जत और जान पर खुलकर और खेलकर राजस्व कमा रहे हैं और इस पर मैं शर्मिंदा भी हूं। अपने अगले ट्वीट में उमा भारती कहती हैं कि छत्तीसगढ़ और दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य की इकाइयां हैं, इसी प्रकार की शराब की नीति के विरोध में सड़क पर उतर आए। बता दें कि राज्य की नई शराब नीति के अनुसार भारतीय निर्मित विदेशी शराब की कीमतों में 20% की कटौती की गई है और विदेशी निर्मित शराब पर उत्पाद शुल्क में 3% की कटौती की गई है, जिससे अब शराब काफी सस्ती हो गई है। साथ ही नीति में शराब के टेट्रा पैक उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है और दिए गए लाइसेंस शुल्क के बाद अब चयनित सुपर बाजारों में वाइन काउंटरों को अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि उमा भारती ही नहीं बल्कि शिवराज सरकार के खिलाफ पूर्व मंत्री उमा शंकर भी धरना दे चुके हैं। तो वहीं रीवा जिले में भी नई शराब नीति के तहत खोली गई दुकान में बीजेपी के विधायक केपी त्रिपाठी ने भी हंगामा खड़ा कर दिया था। इसी दौरान मारपीट तक बात पहुंच गई थी। तो वहीं मध्य प्रदेश के सलकनपुर वाली मां विजयासन के आशीर्वाद से सत्ता सुख भोग रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बोधनी विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ पहली बार आ रहे हैं और वो सलकनपुर धाम में मां विजयासन के दर्शन के लिए आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि कमलनाथ इससे पहले कभी यहां नहीं आए, लेकिन इस बार उन्होंने नवरात्रि में मां विजयासन के दर्शन करने की योजना बनाई। हालांकि वो सपरिवार तो नहीं आ रहे, लेकिन उनके साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्वी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समय समय पर मां विजयासन के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सलकनपुर आते रहे हैं, लेकिन इस बार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कार्यक्रम भी सलकनपुर के लिए तय हुआ है और वो आज रविवार को सुबह ही सलकनपुर पहुंचकर मां विजयासन के दर्शन करने पहुंचे। इससे पहले वो यहां कभी नहीं आए, लेकिन इस बार उनके आने का कारण व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों तरह से देखा जा रहा है। दरअसल इस बार कांग्रेस बोधनी विधानसभा में अपनी तैयारियां पुख्ता करने पर जोर दे रही है। इस बार ये उम्मीद भी है कि कांग्रेस कोई युवा चेहरा मैदान में उतारेगी और इसके संकेत भी हैं कि कमलनाथ सलकनपुर आ रहे हैं। हालांकि यहां पर उनका कोई राजनीतिक कार्यक्रम या सभा नहीं रखी गई, लेकिन उनके लिए स्वागत मंच जरूर बनाया गया है ताकि कांग्रेस के नेता उनका स्वागत सत्कार कर सके। 15 महीने तक सत्ता सुख प्राप्त करने के बाद कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। इसके बाद ही भाजपा फिर से एक बार सत्ता में आई और शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दरअसल शिवराज सिंह चौहान की मां विजयासन के अंदर काफी आस्था है मां में और किसी से यह आस्था छुपी भी नहीं है। मां विजयासन का आशीर्वाद उन पर ऐसा बना है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के इतिहास में मुख्यमंत्री पद के सभी रिकॉर्ड तोड़कर एक नया ही रिकॉर्ड लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का कायम किया है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बात कह दी है, जिसके तहत आपको बता दें कि 21 अप्रैल से प्रदेश में कन्यादान योजना एक बार फिर से प्रारंभ हो जाएगी और गृहस्थी के साथ साथ विवाह की व्यवस्थाओं के लिए 55,000 रुपए भी दिए जाएंगे। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने नसरुल्लागंज में औद्योगिक क्षेत्र बनाने और नए उद्योग लगाने की घोषणा भी कर दी है। मुख्यमंत्री शनिवार को सीहोर जिले में नसरुल्लागंज के गौरव दिवस पर नगर सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नसरुल्लागंज के गौरव दिवस को अगले साल से 3 दिवसीय मनाए जाने की घोषणा करने के साथ साथ नागरिकों को नगर को देश का नंबर 1 नगर बनाने के लिए अनेक संकल्प भी दिलाए।
इस अवसर पर उन्होंने अनेक हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत हितलाभ की वितरित किए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नसरुल्लागंज तहसील को स्वच्छता के साथ ही वाटर प्लस घोषित कर छोटे नगरों की श्रेणी में पहले स्थान पर लाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि नगर को अधोसंरचना युक्त बनाने के लिए 38 करोड़ रुपए के निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण कर भूमि पूजन भी किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में गरीबों के लिए बिजली बिल की राशि माफ किए जाने का निर्णय लिया गया है और नसरुल्लागंज तहसील में ही गरीबों के 34 करोड़ के बिजली बिल माफ किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस भी मनाया जाएगा और सरकार लाडली लक्ष्मी के उच्च शिक्षा की 8 लाख तक की फीस भरेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को विशेष तौर पर बेटियों की सुरक्षा को लेकर उनके प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि बेटियों के जन्म पर उनके जन्मदिन पर खुशियां मनाई जाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि अगर समाज नशा नहीं करने का संकल्प ले ले तो सरकार भी शराब की दुकानें बंद कर सकती है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि नशाबंदी के लिए समाज को सजग होकर संकल्प लेना पड़ेगा। तो वहीं कल पूरे देश में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई और गुड़ी पाड़वा का पर्व भी धूमधाम से मनाया गया। इस खास दिन पर जहां देश के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा, माता की पूजा भक्तों ने की, तो वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कल अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ मुख्यमंत्री निवास में गुड़ी स्थापित की। इसी की तस्वीर खुद सीएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है और आपको बता दें कि नवरात्रि के साथ हिंदू धर्म का नया साल भी शुरू हो गया है। गुड़ी पाड़वा पूरे भारत में हिंदू नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर सीएम आवास पर गुड़ी स्थापित की है। उन्होंने इसकी एक तस्वीर भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है जिसमें वो अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि गुड़ी पाड़वा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नववर्ष और गुड़ी पाड़वा पर्व पर निवास में गुड़ी स्थापित कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि कल्याण की कामना की। प्रदेश निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहे, नागरिकों का कल्याण हो, यही प्रार्थना है। तो वहीं इसके बाद सीएम ने एक बार फिर से पौधारोपण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि धरती और हमें जीवन प्रदान करने वाले ये पेड़ पौधे ही हैं। इनके संरक्षण और संवर्धन में ही सबका कल्याण है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की ओर रुख करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी अब वन कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल अभी भी जारी है। बस्तर संभाग के लगभग 1200 वन कर्मचारी पिछले 11 दिनों से हड़ताल पर डटे हुए हैं। इधर वन कर्मियों के हड़ताल पर जाने से बस्तर संभाग के घने जंगलों में लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे वनों को नुकसान पहुंचने के साथ साथ वन विभाग को भी पेड़ों की अवैध कटाई से लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। इधर इतनी बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर वन कर्मियों की हड़ताल में जाने को लेकर अब मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। इस हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा इसे गलत बता दिया है। दरअसल अपने 2 दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंचे मुख्यमंत्री ने वन कर्मियों की हड़ताल को लेकर कहा कि खासकर गर्मी के दिनों में जंगलों में आग लगने की शिकायतें मिलती हैं और कुछ दिन से जंगलों में लगातार आग लगने की जानकारी भी मिल रही है और इससे वनों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में अगर वन कर्मी हड़ताल पर हैं तो मैं ये बात गलत मानता हूं। ये सीजन है, जंगलों में आग लगने से उसे रोकने के लिए ऐसे में वन कर्मियों की बहुत जरूरत होती है। मैं समझता हूं कि अगर उन्हें कुछ बात कहना है तो अपने उच्चाधिकारियों के सामने अपनी बात रखें। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे बातचीत से हल ना किया जा सके। इधर वन कर्मियों का यह कहना है कि अपने हित में वो लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं, बावजूद उनकी मांगों पर सुनवाई हो उन्हें कोई सुनवाई होता वो नहीं देख पा रहे हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना उनकी मजबूरी है। वन कर्मियों का यह भी कहना है कि अपनी मांगों के समाधान को लेकर जब तक शासन प्रशासन से लिखित आदेश नहीं मिल जाता वो अपनी आंदोलन को जारी रखेंगे। और बस्तर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने 104 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात लोगों को दी। ग्रामीणों की बस्तर नगर पंचायत को अलग करने की मांग पर हामी भरते हुए उन्होंने कहा है कि कलेक्टर को आदेश देते हुए कि नगर पंचायत को अलग करने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल सिरहा गुनिया सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे और इस सम्मेलन में उन्होंने करपांडव
गांव को तहसील बनाने की घोषणा की है। आम सभा को संबोधित करने के बाद बघेल ने मीडिया से भी बातचीत की और बस्तर में आदिवासियों के सरकार से नाराजगी पर सीएम भूपेश ने कहा कि संभाग में पिछले 15 सालों से लोग दबे हुए थे और डर के साए में जी रहे थे। घरों से निकलकर बात रख पाना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब कांग्रेस सरकार के आने के बाद बस्तर में नक्सली घटनाएं तेजी से कम हुई हैं। उन्होंने दावा यह भी किया कि नक्सली लगातार बैकफुट पर हैं और कहा गया कि ग्रामीणों की भर्ती नक्सली संगठन नहीं कर पा रहे। अब ग्रामीण बात और मांग करने के लिए खुलकर सामने आ रहे हैं। घरों से निकलकर सड़कों तक लोग पहुंच रहे हैं। यही प्रजातंत्र है। सीएम ने आगे ये भी कहा कि प्रजातंत्र का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करें और उग्र आंदोलन चलाएं। सीएम ने आरोप लगाया कि कुछ लोग और संगठन आंदोलन को ज्यादा उग्र करने की कोशिश कर रहे हैं। आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बस्तर के ग्रामीणों को प्रजातांत्रिक तरीके से मांग रखनी चाहिए। तोड़फोड़ करना और नुकसान पहुंचाना प्रजातंत्र का हिस्सा नहीं है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री सुर्खियों में बने हुए हैं। टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है और इसके बाद से अब दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के फैसले पर खुलकर बात रखी और आज टीएस सिंहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस से मिलते हुए एक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन रायपुर के एक प्रेस क्लब में किया गया था। इस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के उतार चढ़ाव पर खुलकर बात की। सीएम बनने के सवाल पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि जो बनना था बन गया, कुछ बनना बाकी है। चर्चा होती रहती है, प्रयास जारी है और अब जल्द डिलीवरी होने वाली है। सिंहदेव ने बताया है कि 2018 विधानसभा चुनाव के बाद 4 लोगों को सीएम पद के लिए दिल्ली बुलाया गया। सीएम पद के लिए भूपेश बघेल, डॉक्टर चरण दास महंत, ताम्रध्वज साहू और टीएस सिंहदेव के नामों की चर्चा थी। इन्होंने इशारों में यह भी कहा कि विधायकों का ज्यादा समर्थन होने के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। बदलाव की संभावना पर उन्होंने कहा कि अभी अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। फिगर का महत्व रहता है और रहता नहीं भी है। सिंहदेव ने यह भी माना कि सीएम भूपेश बघेल ने मंत्री बनाते वक्त पसंद का विभाग चुनने का अवसर दिया। दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी में मैं नहीं जाऊंगा, वैचारिक रूप से बीजेपी के साथ नहीं हूं। मजाकिया लहजे में उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी में सीएम बनने का स्कोप नहीं है। मेरी परिवार की 5 पीढ़ियां कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। मैं कांग्रेस के प्रति निष्ठावान हूं। सिंहदेव ने आगे ये भी खुलासा किया कि आम आदमी पार्टी ने लोगों से संपर्क किया था, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी की स्थिति प्रदेश में पंजाब या दिल्ली जैसी नहीं है। उन्होंने आपके जाने के सवाल को खारिज कर दिया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा जिले से खबर सामने आ रही है, जहां पर किरंदुल में नगर नागर के बीच में एनडीएमसी के द्वारा बिछाई जा रही सलरी पाइपलाइन का विरोध बस्तर में जारी है। आसपास के ग्रामीणों का यह कहना है कि ना तो उन्हें मुआवजा मिला, ना ही पाइपलाइन बिछाने की जानकारी मिली। हमारे बिना अनुमति के एनएमडीसी कंपनी के द्वारा पाइपलाइन डाली जा रही है। इस बात से नाराज ग्रामीणों ने एनएमडीसी के उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर बस्तर एसपी को आवेदन दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही बिना सूचना के एनएमडीसी कंपनी के बड़े अधिकारी उनके गांव मावली भाटा और उड़वा गांव पहुंचे थे, जहां पर जबरन ग्रामीणों से हस्ताक्षर करवाए गए। साथ ही सलरी पाइपलाइन बिछाने के लिए जमीनों का सीमांकन भी करने लगे। इसी के बाद सभी ग्रामीणों ने मिलकर इसका विरोध किया और इस पर एमडीएनसी अधिकारियों ने उन्हें पकड़कर पहले पंचायत भवन में बिठाया। इस बात पर एनएमडीसी के अधिकारियों के खिलाफ कोड़ेनार थाना में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस ने दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब ग्रामीणों ने जगदलपुर पहुंचकर एसपी से मुलाकात की और साथ ही आर पार की लड़ाई लड़ने की भी बात कर चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर एनएमडीसी के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जाती तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ग्रामीणों ने बताया है कि इससे पहले भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़क निर्माण के लिए और दूसरी रेल लाइन के लिए जमीन ग्रामीणों से ले ली गई थी, जिसका मुआवजा अभी तक ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है। और खबर जबलपुर से है, जहां हिंदू नववर्ष पर जगह जगह लगाए गए भगवा झंडे उतारने को लेकर जबलपुर में जमकर विवाद हुआ।
दरअसल एक हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने झंडा उतार रही नगर निगम की टीम को दौड़ा दौड़ा कर मारा है। आपको बता दें, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह को धक्याकर भगाने का भी मामला सामने आया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इंदौर में भगवा झंडे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा था। दूसरी तरफ जबलपुर में उत्सव के माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही थी। सबसे ज्यादा बवाल शहर के मुख्य बाजार बड़े फुहारे में हुआ। बड़े फुहारे में चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के मौके पर हिंदूवादी संगठनों की ओर से भगवा झंडे लगाए गए थे, लेकिन नगर निगम कमिश्नर का आदेश मिलने के बाद निगम की टीम भगवा झंडे को उतारने पहुंच गई। विहिप के पदाधिकारी यतेंद्र उपाध्याय ने यह आरोप लगाया कि नगर निगम के कर्मचारी भगवा झंडे को उतारकर कचरे में डाल रहे थे और कचरे की गाड़ी में झंडा डालते हुए देख लोग भड़क उठे। नगर निगम कर्मचारियों की इस कार्रवाई पर स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर लोगों ने नगर निगम कर्मचारियों को मौके से खदेड़ दिया और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नाराज लोगों ने बड़े फुहारे पर कुछ देर के लिए चक्का जाम भी कर दिया और प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। तो वहीं एडीएम राजेश बाथम ने बताया है कि हिंदूवादी संगठनों ने नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया है। प्रशासन के पास शिकायत आई है और इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो वहीं स्पेसएक्स अब एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने की तैयारी में जुट चुका है, जिसके चलते स्पेसएक्स अगली पीढ़ी के यान बनाएगी और मौजूदा क्रू कैप्सूल का उत्पादन बंद कर दिया जाएगा। साथ ही ब्लू ओरिजिन की चौथी उड़ान की तैयारी भी शुरू की जा रही है। स्पेसएक्स से जुड़ी खास जानकारियां देखिए इस रिपोर्ट में। स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन ने 2020 के बाद से सरकारी और निजी अंतरिक्ष यात्रियों के 5 दल को अंतरिक्ष में भेजा और हर उड़ान के बाद कैप्सूल का फ्लोरिडा में स्पेस एक्स सेंटर में नवीनीकरण से गुजरते हैं और इस सेंटर को कंपनी ड्रैगन लैंड कहती है और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अब अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष यात्री यान बनाने में जुट गई, जिसके चलते उसने अपने नए ड्रैगन क्रू कैप्सूल का उत्पादन बंद कर दिया और उधर ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष की चौथी उड़ान की तैयारी में। और वहीं स्पेसएक्स के एक कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि कंपनी ने अपने सारे संसाधन अब नई दौर की अंतरिक्ष यात्रा के कार्यक्रम के विकास पर लगा दिए और कंपनी बड़े यान के विकास की तैयारी में जुट गई और इसके तहत स्टारशिप, स्पेसएक्स मून और स्पेसएक्स मार्स रॉकेट बनाए जाएंगे और इंजन के विकास में आ रही बाधाओं और नियामक समीक्षा के कारण स्टारशिप को पेश करने में देरी हो रही है और कंपनी नए और बड़े यान में इसलिए भी जुटी है क्योंकि मौजूदा यान में 4 यात्रियों को ही ले जाने की व्यवस्था है। और वहीं साथ ही आपको बताते चलें कि स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन ने 2020 के बाद से सरकारी और निजी अंतरिक्ष यात्रियों के 5 दल को अंतरिक्ष में भेजा और हर उड़ान के बाद कैप्सूल का फ्लोरिडा में स्पेस सेंटर में नवीनीकरण से गुजरते हैं और इस सेंटर को ही कंपनी ड्रैगन लैंड भी कहती है। और वहीं ब्लू ओरिजिन की चौथी एस्ट्रो टूरिज्म उड़ान में कोई बड़ा नाम नहीं उधर और इस सेंटर को ही कंपनी ड्रैगन लैंड कहती है। ब्लू ओरिजिन की चौथी एस्ट्रो टूरिज्म उड़ान में कोई बड़ा नाम नहीं है और उधर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन अपनी चौथी एस्ट्रो टूरिज्म अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी में। हालांकि इस बार इसमें यात्रा के लिए कोई बड़ा नाम अब तक सामने नहीं आया। तो वहीं इस चौथी व्यावसायिक अंतरिक्ष उड़ान में रोमांच चाहने वालों और सेलिब्रिटियों को अंतरिक्ष उड़ान के आनंद का लुत्फ उठाने का मौका मिल सकता है। और गौरतलब है कि एलन मस्क के अंतरिक्ष उद्यम स्पेसएक्स ने 47 स्टारलिंक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार स्टारलिंक 4 मिशन 3 मार्च को सुबह 9:25 पर EST पर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर के पैड 39A से रवाना हुआ है और स्पेसएक्स का इस साल 52 प्रक्षेपणों में 9वां था और फाल्कन 9 बूस्टर B1060 द्वारा उड़ाए गए मिशन ने जून 2020 में अपनी शुरुआत के बाद से 11 उड़ानें पूरी कर ली हैं। वहीं 47 स्टारलिंक उपग्रह अब कार्यक्रम की पहली पीढ़ी के तारामंडल में 2000 से अधिक अन्य लोगों में शामिल हो गए जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं और जो दुनिया भर में यहाँ तक कि दूरदराज के क्षेत्रों में भी उच्च गति, कम विलंबता इंटरनेट प्रदान करते हैं। और रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टारलिंक को वर्तमान में अपने नक्षत्र को 12,000 उपग्रह तक विस्तारित करने की मंजूरी दी गई है। हालांकि स्पेसएक्स ने 30,000 और लॉन्च करने के लिए आवेदन किया है, लेकिन
तीसरे मिशन के दौरान 3 फरवरी को 49 स्टारलिंक उपग्रहों में से 38 एक भूचुंबकीय तूफान के कारण अपनी इच्छित कक्षा तक पहुंचने में विफल रहे और जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गए तो जल गए। और वहीं इन्हीं खामियों के चलते अब स्पेसएक्स नई पीढ़ी का यान बनाने की जुगत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और वहीं श्रीलंका आर्थिक संकट के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहां पर जहां सैकड़ों लोग भीड़ जो है कोलंबो के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे के निवास में घुसने की कोशिश करने में लगी है। हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस को उन्हें काबू में करने के लिए गोलियां तक चलानी पड़ी। श्रीलंका के बिगड़े हालातों को समझेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। श्रीलंकाई परिवारों ने अपना देश छोड़ना शुरू कर दिया और वो अवैध रूप से भारतीय तटों पर पहुंचने लगे और ऐसा करने के पीछे कारण है श्रीलंका में आवश्यक आपूर्ति के सामानों की भारी किल्लत और आसमान छूती महंगाई। श्रीलंका का विदेश भंडार इस वक्त अपने ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है और घटते विदेशी मुद्रा भंडार, बेतहाशा बढ़ती कीमतों और भोजन सामग्री की कमी की संभावनाओं के बीच राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे की सरकार कुछ भी करने को तैयार है। हालांकि श्रीलंका के नेता इन हालात के लिए कोरोना को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, लेकिन आलोचक इसके लिए सरकार को ही दोषी ठहरा रहे हैं। तो वहीं विपत्ति काल में श्रीलंका सरकार की निगाहें अब भारत की ओर हैं। तो वहीं ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर श्रीलंका के मित्र देश चीन और पाकिस्तान इस मामले में सक्रिय क्यों नहीं है और इसके पीछे के बड़े कारण क्या हैं? क्या भारत की मदद से कोलंबो और नई दिल्ली के रिश्तों में सुधार आएगा? दोनों देश अपने मतभेदों को भुलाकर फिर एक दूसरे के निकट आएंगे। तो आपको बता दें कि श्रीलंका के आर्थिक संकट पर असर उसके विदेश नीति पर भी पड़ रहा है। श्रीलंका की विदेश नीति में बदलाव देखने को मिल रहे हैं और यही कारण है कि चीन की ओर जाता श्रीलंका अब भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की जुगत में है और इसके पीछे ड्रैगन की कर्ज नीति और भारत की मोदी सरकार की पड़ोसी मुल्कों के साथ सकारात्मक रुख की नीति जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि हाल के सालों में नई दिल्ली और कोलंबो के रिश्ते बहुत मधुर नहीं रहे, खासकर मैत्रीपाला सिरिसेना के कार्यकाल में भारत और श्रीलंका के संबंधों में गिरावट आई है और इसकी वजह ये थी कि सिरिसेना का झुकाव चीन की ओर था और अब बेकाबू महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की किल्लत के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया। और वहीं प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग करें और बेकाबू महंगाई और किल्लत से निपटने के लिए श्रीलंका सरकार के रवैये को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं और देश में आजादी के बाद के सबसे खराब हालात ये बताए गए हैं। दरअसल कोलंबो में गुरुवार रात हालत बिगड़ने के बाद कर्फ्यू लगाया गया था। हालांकि शुक्रवार सुबह से इसे हटा भी दिया गया और राष्ट्रपति निवास के आसपास के इलाकों में आगजनी के बाद वाहन का मलबा पड़ा नजर आया। गुरुवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने राजधानी कोलंबो में उनके आवास पर धावा बोलने की कोशिश की और उन्हें काबू में करने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस छोड़ी और फिर पानी की बौछारें की। प्रदर्शन के वक्त राजपक्षे अपने आवास पर नहीं थे और नारेबाजी करती भीड़ ने राजपक्षे से सत्ता छोड़ने की मांग की और देश में हालत लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि श्रीलंका में ईंधन की भारी किल्लत हो गई है। पेट्रोल पंप पर डीजल नहीं मिलने के कारण सार्वजनिक बसें और अन्य वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। देश के 2/3 बसों और वाहनों का संचालन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इनके संचालकों का कहना है कि आज से तो छुटपुट बसें भी नहीं चल सकेंगी और साथ ही श्रीलंका की सरकारी बिजली कंपनी ने जनरेटरों के लिए बिजली नहीं मिलने से 12 घंटे की कटौती भी शुरू कर दी और यह देश के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कटौती है और 20 विद्युत जोनों में 4 घंटे पारी पारी से कुल 12 घंटे कटौती का ऐलान किया गया है और हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं कि श्रीलंका में महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की किल्लत के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 254 रुपए और वहीं 1 लीटर दूध 263 रुपए में बिक रहा है और लोगों को एक ब्रेड का पैकेट भी करीब 150 रुपए में खरीदना पड़ रहा है
और यही नहीं, 1 किलो चावल और शक्कर की कीमत करीब 290 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। तो वहीं चीन समेत कई देशों के कर्ज तले दबे श्रीलंका का जनवरी में विदेशी मुद्रा भंडार 70% से ज्यादा घटकर 2.36 अरब डॉलर रह गया था, जिसमें लगातार गिरावट आती जा रही है। और विदेशी मुद्रा की कमी के चलते ही देश में ज्यादातर जरूरी सामानों, दवा, पेट्रोल, डीजल का विदेशों से आयात नहीं हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।